हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कोरिलेशन। और कोरिलेशन में लास्ट लेक्चर में हमने स्कैटर डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था, जो एक डायग्रामेटिकल या मैं कहूं ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोरिलेशन। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारी अरिथमेटिकल मेथड्स, और उसमें भी फर्स्ट मेथड है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अभी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की मेथड थोड़ी सी लेंदी है और इसमें अलग अलग सब मेथड्स होती हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, एक्चुअल मीन, अज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन। तो हम इसको 3-4-5 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ये हमारा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कि ये मेथड एक्चुअली है क्या, क्या रिप्रेजेंट करती है, किस तरह से इसका फॉर्मूला डेराइव होता है और इसके अंदर कितनी सब मेथड्स एक्चुअली आती है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील करूंगा कि पूरा कंसेप्ट समझने के लिए लेक्चर को पूरा जरूर देखें, और उसके बाद अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो उसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। हमारा टॉपिक है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको कोरिलेशन का बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर दूं फटाफट से। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसमें बताया था कि कोरिलेशन एक्चुअली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल सीरीज, और ये एक बाइवेरिएट एनालिसिस है। स्टैटिस्टिक्स में बाइवेरिएट एनालिसिस उस एनालिसिस या उस स्टडी को बोलते हैं जहां पर दो सीरीज के बीच की रिलेशनशिप देखी जाती है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी वेरिएबल सीरीज है जो दूसरी सीरीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जैसे डिमांड किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्राइस के ऊपर, या प्राइस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिमांड के ऊपर, और वेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हाइट के ऊपर, ठीक है। एक्सपेंडिचर किस पर डिपेंडेंट है, इनकम के ऊपर। सेविंग्स डिपेंडेंट है इनकम के ऊपर। तो बेसिक, या आपने कहूं प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप डिपेंडेंट है रेनफॉल के ऊपर। तो ऐसी बहुत सारी सीरीज है जो किसी दूसरी सीरीज के ऊपर डिपेंडेंट है, और इनका मूवमेंट जो है वो इस सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये मूव होगी तो ये भी मूव होगी। हाँ, ये बात अलग है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। हो सकता है कि एक इंक्रीज हो तो दूसरा डिक्रीज हो जाए, या ये भी हो सकता है कि एक इंक्रीज हो तो दूसरा भी इंक्रीज हो जाए। यहीं से पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन का कांसेप्ट आया था। फाइन। अब ये जो कोरिलेशन जो है, ये रिलेशनशिप तो शो कर देता है, बट किस लेवल की रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप की डिग्री एक्चुअली क्या है, वो शो होता है थ्रू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, ये किसके थ्रू हम शो करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ये अरिथमेटिकल मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन से ही मेजर हो सकती है। तभी मैंने आपको बताया था कि कोरिलेशन को मेजर करने की एक तो होती है डायग्रामेटिकल या ग्राफिकल मेथड, जिसको हमने क्या नाम दिया था? स्कैटर डायग्राम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। स्कैटर डायग्राम का पूरा कांसेप्ट समझना है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर। और उसके बाद दूसरी मेथड्स होती हैं हमारी अरिथमेटिकल मेथड्स। ठीक है, अरिथमेटिकल मेथड जहां पर बाकायदा एक अरिथमेटिकल फॉर्मूला लगता है और एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको उसकी डिग्री की कैलकुलेट करके दी जाती है। यहां पर हमें एग्जैक्ट डिग्री कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। डायग्राम देख करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है, लोअर पॉजिटिव कोरिलेशन है, या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। ये हम इससे पता लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डिग्री को पता लगाने के लिए हमको अरिथमेटिकल मेथड को ही फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें भी मेजरली देयर आर टू मेथड्स। वैसे 3 मेथड इसमें चलती हैं और उसके अलावा और भी होती है, बट मेजरली एक तो होता है इसमें कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन। उसके अलावा एक लैग एंड लीड होती है और लीस्ट स्क्वायर मेथड होती है। तो इस तरह से अलग अलग मेथड्स इसमें होती है। ये जितनी भी मेथड्स होती हैं, इन मेथड्स से हम क्या करते हैं? एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि क्या इनके बीच में एक्चुअली रिलेशनशिप है। और इसमें फर्स्ट मेथड है हमारी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब देखिए, कार्ल पियर्सन का जो कंट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी जगह पर है। ठीक है, इससे पहले आपने लास्ट चैप्टर के अंदर जो हमारा डिस्पर्शन था, और उसके अलावा स्क्यूनेस, डिस्पर्शन वाले चैप्टर में आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का कांसेप्ट पढ़ा था। स्टैंडर्ड डेविएशन का कांसेप्ट ही कार्ल पियर्सन ने दिया था, ये इसका कंट्रीब्यूशन। उसके अलावा स्क्यूनेस नाम का चैप्टर है, उस स्क्यूनेस के अंदर भी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है।
इसके बाद अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कोरिलेशन, इसमें भी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आएगा। इसके आगे रिग्रेशन नाम का एक चैप्टर होता है, उस रिग्रेशन के अंदर भी हम रिग्रेशन लाइन से रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं, उसमें भी जो बेसिक मेथड होती है वो कार्ल पियर्सन की ही मेथड, बेसिकली उसी के ऊपर बेस्ड वो इक्वेशंस एक्चुअली होती है। मींस कार्ल पियर्सन के कांसेप्ट में का स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और ये प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड है। स्पेसिफिकली आपके फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ये डिस्पर्शन और कोरिलेशन बहुत ज्यादा अल्टीमेटली यूज होता है। फाइन, चलिए एनीवे, तो कार्ल पियर्सन हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। अब पहले हम इस कार्ल पियर्सन की मेथड के कंसेप्ट को समझे। देखिए, कार्ल पियर्सन ने मेथड के अंदर बताया कि आपके पास अगर दो वेरिएबल सीरीज है एक्स और वाई, ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ कोरिलेशन आपको कैसे मालूम पड़ेगा। तो उसने ये कहा कि भाई आप एक काम करें, दो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले चीजें, जैसे एक तो होगा रिलेशनशिप, ठीक है, एक तो रिलेशनशिप चेक कर ले और दूसरा इनमें डिग्री ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर ले, ठीक है, और इनकी रिलेशनशिप को, दोनों की रिलेशनशिप को दोनों की इंडिविजुअल डिग्री ऑफ वेरिएशन के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दे। मैंने क्या बोला, पहले तो दोनों सीरीज में रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई चेक कर ले और दोनों सीरीज का इंडिविजुअली डिग्री ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर लें। इसका डिग्री ऑफ वेरिएशन अलग, इसका डिग्री ऑफ वेरिएशन अलग, और फिर उनका प्रोडक्ट निकाल लें और इस रिलेशनशिप को डिग्री ऑफ वेरिएशन के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दे, तो वो क्या करेगा, आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बता देगा, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बता देगा। क्योंकि डेटा जब आपके पास आता है और पूरा एक प्रेजेंटेशन होता है, तो हमें कई दफा डेटा देखकर ये समझ नहीं आता कि इसका डायरेक्शन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये एक्स सीरीज है, वाई है 10, 12, 18, 14, 17, 19, 15, 10, 18, 20, उसके बाद 3, 6, 9, 5, 5, 4, 8, 3, 3, 2, ठीक है। अब अगर आप यहां पर डायरेक्टली वेरिएबल देखेंगे तो इन वेरिएबल्स के अंदर कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। 10 से 12 इंक्रीज, 12 से 18 इंक्रीज, फिर 14 डिक्रीज, फिर 17 इंक्रीज। तो यहां पर एग्जैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल हो। फिर देखिए डेटा के अंदर वेरिएशन भी चल रहा है। रिलेशनशिप तो है 10 और 3, फिर 12 और 6 इंक्रीज हो गया, फिर 12 से 18, 6 और 9, फिर ये डिक्रीज, फिर ये डिक्रीज, फिर उसके बाद 14 से 17 इंक्रीज, लेकिन 5 से 5 कांस्टेंट है। तो रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप के साथ साथ उनमें वेरिएशन को भी हमको मेजर करना पड़ता है, और रिलेशनशिप की का रिलेशनशिप जब हम वेरिएशन से देखते हैं तो फिर वो डिग्री ऑफ कोरिलेशन निकाल देता है। एनीवे, ये बात बहुत ज्यादा टेक्निकल एक्चुअली हो गई, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा था कि आप इसका फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकें। ये इसका फॉर्मूला बनाएगा क्या, आपको दो सीरीज के बीच की रिलेशनशिप देखनी है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल सीरीज। अब मैं इसको कहूं तो दिस इज टेक्निकली कॉल्ड एज कोवेरियंस। ये आपको कोवेरियंस शो करेगा, ठीक है। वेरियंस एक कंसेप्ट होता है और वेरियंस इज व्हाट, अगर एक सिंगल सीरीज का वेरियंस निकालना है तो वो वेरियंस होता है अपना, मैं बोल सकता हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन था उसका स्क्वायर वेरियंस होता है। यहां कोवेरियंस बोला, जब को आया तो बिटवीन टू वेरिएबल सीरीज, तो कोवेरियंस जो होता है इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल सीरीज। दो सीरीज के बीच का रिलेशनशिप ये बताएगा, ठीक है। तो पहले आप कोवेरियंस ले लें, किस किस का कोवेरियंस ले लीजिए, एक्स और वाई सीरीज का। भाई दो सीरीज है तो दो का ही कोवेरियंस होगा, और मैंने क्या कहा था, उसको दोनों के वेरिएशंस के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दे। दो सीरीज है ना, बाइवेरिएट डेटा है, तो पहला क्या होगा, वेरिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स से और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स which shows the variation in x series and standard deviation of y which shows the variation in y series, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा और फिर उसका प्रोडक्ट को कोवेरियंस को इसके प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बस यही फॉर्मूला है, ठीक है। याद रखिएगा कि यही एक फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले को जब आप डिराइव करने जाते हो तो ढेर सारे अलग अलग फॉर्मूलाज बनते हैं, ढेर सारे अलग अलग। उसी में डायरेक्ट मेथड बन जाएगी, उसी में शॉर्टकट मेथड बन जाएगी, उसी में शॉर्टकट बाय एक्चुअल मीन, शॉर्टकट बाय अज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन, सब कुछ जो बनेगा इसी से बनेगा। और दिस इज आवर बेसिक फॉर्मूला, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है।
अब यहाँ पर कोवेरियंस को निकालने की अलग अलग स्टाइल से, कोई कोवेरियंस ऐसे निकालता है समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन इंटू समेशन वाई अपॉन एन। कोई कोवेरियंस ऐसे निकालता है एन डॉट समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। ठीक है, कोई कोवेरियंस उसमें एक्चुअल मीन से लेकर के निकाल लेता है, तो एन डॉट समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, जिसको हम क्या बोलते हैं डी एक्स समेशन डी एक्स बार डी वाई बार। ठीक है, तो अलग अलग स्टाइल होती है, लेकिन घूम फिरकर सबसे निकलेगा आपका कोवेरियंस ही। तो इसके बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, जो जैसा चाहता है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला उसमें डिराइव करता है। इसलिए आप देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज आपको मिलते हैं, किसी बुक में अलग, कहीं पर अलग उसमें। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये हमको लगाना है। लेकिन हम बेसिकली किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली इस फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे, इसी को हम क्या करेंगे, एक जैसा फॉर्मूला सब में लेकर के चलना है आप लोगों को। देखिए, अब मैं पहले आपको इसकी मेथड्स बता देता हूं, उसके बाद फिर इसके फॉर्मूले पर मैं डायरेक्ट मेथड पर आऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो इसकी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें फर्स्ट मेथड होती है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेथड इज व्हाट, शॉर्टकट मेथड, और वी कैन से डेविएशन मेथड। ठीक है, जैसे अरिथमेटिक मीन में होती है और डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन में होती है, सेम टू सेम। और थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड होती है, बट यहां पर आप स्टेप डेविएशन मेथड की जगह चेंज ऑफ स्केल को भी अडॉप्ट कर सकते हो। चेंज ऑफ स्केल का कंसेप्ट होता है, आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बता दूंगा। एनीवे, डायरेक्ट मेथड जो वर्ड है, इसमें अक्सर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है मेरी बात जो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड जो बुक के अंदर लिखी है वो शॉर्टकट मेथड लिखी है। मैं ऐसा नहीं बोलता उसमें कि गलत या कहीं पर कुछ सही, उसमें वो डायरेक्ट मेथड से उसको उन्होंने कोट किया। होता क्या है कि शॉर्टकट मेथड को हम दो सब मेथड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। शॉर्टकट बाय टेकिंग डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन, ठीक है, और शॉर्टकट बाय टेकिंग डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। जो आप मेरे स्टैंडर्ड डेविएशन के लेक्चर देखेंगे ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लेक्चर के अंदर मैंने एक्चुअल मीन और अज्यूम मीन देख रखा है, और आप किसी भी बुक को उठाएं, कोई भी रेफरेंस उठाएं, वो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो एक्चुअली जहां पर जो बुक्स के अंदर अक्सर आपको डायरेक्ट मेथड लिखी हुई मिलेगी ना, तो वो ये वाली होती है, डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन। इसको वो लोग डायरेक्ट मेथड बोल देते हैं। एनीवे, देखिए, तो अपने आप में एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और हम डायरेक्ट मेथड जो होते हैं वो सीधे विदाउट टेकिंग एनी डेविएशंस उसको बेसिकली लेकर के चलते हैं। तो मैं इसको चाहे तो डायरेक्ट मेथड बोलूं, या विदाउट टेकिंग एनी डेविएशंस डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन और कोवेरियंस निकालने का बोलूं, जो आपको जिस तरह से भी उसको समझना है आप उसको समझ सकते हैं। फाइन, फॉर्मूला सब जगह एक ही रहेगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये बेसिकली चलेगा। लेकिन हम उस फॉर्मूले को लिखेंगे नहीं, क्योंकि उसको अगर लिखकर हम करते हैं और उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलाबोरेट करते हैं तो थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाती है। तो हम एक ही फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को वन बाय वन हम पुट कर देंगे। फाइन, अब देखिए, मैं पहले आता हूं इस पे डायरेक्ट पे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड जिसको मैं कहूं विदाउट टेकिंग एनी डेविएशंस। ठीक है, डायरेक्ट मेथड बोल रहा हूं, या मैं इसको लिख देता हूं ऐसा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, विदाउट टेकिंग एनी डेविएशन। ठीक है, अगर कोई डेविएशन आप नहीं लेते, लेकिन एक्चुअली ये मेथड को इसलिए कम फॉलो किया जाता है क्योंकि यहां पर ऑलरेडी कैलकुलेशंस बहुत लेंथी होते हैं, और अगर आपके पास वेरिएबल सीरीज, देखिए अगर आपका वेरिएबल्स एक्स और वाई इस तरह से 2 4 3 9 5 6 1 7 2 1 6 और 4 जहां पर सिंगल डिजिट में, तो वहां पर तो ये मेथड बहुत इजीली लग जाएगी और बड़ी कन्वीनियंट होगी। लेकिन अगर ऐसा आ गया 23 47 36 99 51 61 17 78 22 ऐसे 2 डिजिट या 3 डिजिट में वैल्यूज आ गई, उस कंडीशन में जो मैं बता रहा हूं अभी विदाउट टेकिंग एनी डेविएशंस, डायरेक्ट अगर जो हम अप्लाई करते हैं वो थोड़ा सा लेंदी और टिपिकल हो जाता है। होता क्या है, एक्स वाई के बाद हमें एक्स इंटू वाई निकालना है, तो अब ये दो डिजिट का मल्टीप्लीकेशन ये भी बड़ा टिपिकल टास्क है, स्पेशली क्लास 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पर कैलकुलेटर होता नहीं है, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करना ये बड़ा टिपिकल है। उसके बाद स्क्वायर्स ऑफ एक्स और स्क्वायर्स ऑफ वाई निकालना है, फिर इन पांचों के एडिशन करना है। तो अब आप जब यही दो डिजिट है
उनके स्क्वायर्स निकालेंगे, वो एक टिपिकल टास्क, उनका टोटल करेंगे, वो एक बड़ा अपने आप में टिपिकल कैलकुलेशन है। तो मैनुअल कैलकुलेशन वालों के लिए बहुत लेंदी हो जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 11th स्टैंडर्ड के अंदर इस मेथड को यूजुअली फॉलो नहीं किया जाता, या अगर आपको फॉलो करना है तो तभी करना जब आपके पास एक्स और वाई हो, वो सिंगल डिजिट में हो, जिसका प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन इजी हो और जिसके स्क्वायर्स निकालना कंपैरेटिवली इजी बैठे हैं। ठीक है, तो ये मैं डिस्क्लेमर आपको पहले दे दूं ताकि आप इसको डायरेक्टली उठा करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करें। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखना भी पड़ता है कि क्वेश्चन का एक्चुअली ड्राफ्टिंग किस तरह की, उसमें वेरिएबल्स कैसे हैं, और उसके बाद फिर हमने डिसीजन लेना पड़ता है कि इस पे कौन सी मेथड हम अप्लाई करें। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला घूम फिर कर वही रहेगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, तो ये ऐसे बना लेंगे। इसके अंदर हमारा जो होगा r इज इक्वल्स टू n डॉट समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। ठीक है, और ये हो जाएगा होल अंडर रूट ऑफ n डॉट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, और फिर इंटू n डॉट समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। अगर हम कोई डेविएशंस नहीं लेते, सीधे एक्स और वाई से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं जिससे आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास x और y के दो सीरीज है, 4, 2, 8, 9, 5, 6, 7 एंड 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 एंड 4। ठीक है, इधर दे दिया 3, 6, 6, 7, 4, 5, 5, 9, 8 एंड 8। अब देखिए ये सिंगल डिजिट में है, तो मैं हिम्मत कर रहा हूं इस क्वेश्चन को सीधे उठाकर विदाउट टेकिंग एनी डेविएशंस। ठीक है, डायरेक्टली इसमें ये x है, ये y है, एक कॉलम बन जाएगा एक्स वाई का। एक्स वाई मींस प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। 4 3 12, 2 6 12, 6 8 48, 63, 20, 30, 35, 9, 32। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक कॉलम बनेगा एक्स स्क्वायर का और एक कॉलम बनेगा वाई स्क्वायर का। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 5 5 जा 25, 36, 49, 1, 25 एंड 16। चलिए जी, ये हुआ। उसके बाद 3 3 जा 9, 6 6 जा 36, 36, 49, 16, 25, 25, 81, 64 एंड 64। देख सकते हैं आप यहीं पर ही वैल्यूज ऑलरेडी दो दो डिजिट में जा रही हैं, जिनका कैलकुलेशन मैन्युअली थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। एनीवे, अब मैं इन सबका टोटल लगाता हूं। पहले मैं एक्स का मैं सारे कॉलम्स का टोटल लगाता हूं, फिर उसके बाद लिखता हूं। टोटल हमारे आगे समेशन एक्स हो गया 51, समेशन वाई 61, समेशन एक्स वाई 300, समेशन एक्स स्क्वायर 317, समेशन वाई स्क्वायर 405। उठाए और फॉर्मूला अप्लाई करें। आर इज इक्वल्स टू एन, एन है 10 डॉट समेशन एक्स वाई, ये रहा 300। ठीक, फाइन, माइनस समेशन एक्स विच इज 51 और समेशन वाई दैट इज 61। ओके, ये हो गया अपॉन होल अंडर रूट ऑफ एन 10 into summation x square 317 minus summation x का होल स्क्वायर मींस 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर। ओके, फिर इनटू लिया मैंने इधर होल अंडर रूट ऑफ 10 डॉट 405 माइनस 61 का होल स्क्वायर। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। ऊपर का ये बन जाएगा हमारा 10 into 300 इज 3000 और 51 ये सॉरी ये मल्टीप्लीकेशन है, मैंने माइनस कर दिया। 51 इंटू 6, ये 51 इंटू 61 दैट इज 3111। तो ऊपर की वैल्यू आ गई -111। अब ऊपर माइनस आ रहा है, इससे समझ में आ जाएगा कि हमारा नेगेटिव कोरिलेशन है। फाइन, चलिए जी। उसके बाद इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इधर के अंडर रूट सॉरी ये वैल्यू आएगी पूरा अंडर रूट 10 इंटू 317, ये ले लिया 3170 और 51 का स्क्वायर माइनस किया 569 का रूट आया 23.85। ठीक है, फाइन। इधर का लेते हैं 10 इंटू 405 इज 4050, 61 का स्क्वायर लिया माइनस किया उसका रूट लिया तो 18.13। ठीक, तो -111 डिवाइडेड बाय इंटू होगा 23.85, तो 111 डिवाइडेड बाय 432.59 इज व्हाट -0.25। ठीक है, मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
लेकिन मैंने अभी आपसे क्या कहा कि इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए ये स्टूडेंट फ्रेंडली या कैलकुलेशन फ्रेंडली मेथड नहीं है। ठीक है, ये तो अपने आप में बहुत लेंदी हो जाती है। यहाँ 2 डिजिट हो गए तो ये तो स्क्वायर्स और मल्टीप्लिकेशन पर उनके एडिशन ये बहुत लंबे हो जाते हैं। तो इसीलिए हम शॉर्टकट मेथड, और इसीलिए बुक्स के अंदर इस मेथड को बहुत कम प्रायोरिटी, बहुत कम बताया जाता है। सीधे आपको शॉर्टकट मेथड से, उसी को वो लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। यहाँ पर कैपिटल एक्स वाई की जगह स्मॉल एक्स वाई लिखते हैं, या डी एक्स बार डी वाई बार इस तरह से भी उसको लिख सकते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन जो एक्चुअल मीन, जिसको हम बुक्स के अंदर डायरेक्ट मेथड कोड किया जाता है, उससे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, एक्स एंड वाई, वी हैव टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू, 12, 15, 18, 21, 6, 8, 10। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि ये 2 डिजिट में 2 डिजिट्स है ना, 10th प्लेस और 1st प्लेस इसमें गिवन है। तो इसको हम वो वाली मेथड से विदाउट टेकिंग डेविएशन से करने जाएंगे तो बहुत लेंदी एक्चुअली हो जाएगा। तो बेटर है हम इसमें एक्चुअल मीन मेथड लगाएं। पहले एक्चुअल मीन मेथड लगाएंगे, और अगर एक्चुअल मीन मेथड से सॉल्व नहीं होगा तो फिर उसके बाद हम अज्यूम मीन लगाएंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ एक्चुअल मीन मेथड, जिसको बुक्स के अंदर डायरेक्ट मेथड एक्चुअली मेंशन करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड मेंशन करने का मकसद ही ये होता है कि वो यही बोलते हैं कि भाई आप वो वाली मेथड में लगाएं, क्योंकि वो कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, तो बेटर गो फॉर दिस मेथड एनीवे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे अगर आप मेरा डिस्पर्शन के स्टैंडर्ड डेविएशन के लेक्चर देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन की शॉर्टकट बाय टेकिंग एक्चुअल मीन वाली मेथड है, वही सेम टू सेम इसके अंदर चलेगा। आप क्या करें, पहले दोनों सीरीज का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लें। ठीक है, अरिथमेटिक मीन इसका होगा x बार और इसका होगा y बार। ठीक है, और मैंने टोटल पहले ही लगा लिया, इसका टोटल 147 है, इसका 84 है। तो x बार होता है समेशन x अपॉन n, मींस 147 अपॉन 1 2 3 4 5 6 और 7, ये होगा 84/7। तो 147/7 इज व्हाट, 21, और 84 डिवाइडेड बाय 7 इज व्हाट, 12। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, यहीं से मैं आपको इसका प्रिकॉशन दे दूं, इसका डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो डायरेक्ट मेथड से सॉरी, ये जो एक्चुअल मीन से डेविएशन निकालते हैं तभी कैलकुलेट करना जब आपके पास मीन डेसिमल में ना आए, राउंड वैल्यू आए, नेचुरल नंबर आए 21 और 12। अगर ये 21.25 या 21.29 या 21.38 हो जाता तो फिर हम ये मेथड अप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम आती हमारे साथ कि वैल्यूज डेविएशंस डेसिमल में आने लगते, और डेसिमल के स्क्वायर्स, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन बहुत टिपिकल टास्क हो जाता है। डेसिमल से आपको बच के चलना है। तो अगर ये डेसिमल में होता तो फिर मैं एज्यूम्ड मीन मेथड लेता। अभी फिलहाल ये दोनों मेरे डेसिमल में नहीं है, तो एक्चुअल मीन मेथड ले रहा हूं। तो आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले इनके एक्चुअल मीन निकाल कर देख लें। अगर एक्चुअल मीन डेसिमल में नहीं है तो फिर आप इसी मेथड से सॉल्व करो, और अगर एक्चुअल मीन डेसिमल में हो तो फिर अज्यूम मीन मेथड में आ जाए, जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एनीवे, अब ये x और y है, एक कॉलम में बनाऊंगा dx बार। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x बार। कुछ लोग इसको स्मॉल x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बुक्स में जो आपको फॉर्मूला मिलेगा वो स्मॉल x के फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। एनीवे, आप उसको वैसा भी कर सकते हैं, ये कैपिटल X कैपिटल Y। फिर एक कॉलम बनाऊंगा मैं dy बार, जिसको स्मॉल y से भी रिप्रेजेंट करते हैं, y माइनस y बार। ठीक है, करेंगे क्या, ये मेरे सारे x हैं, उसमें से x बार माइनस करूंगा, 12 माइनस 21, 12 माइनस 21 इज व्हाट, माइनस 9, 15 माइनस 21 इज माइनस 6, 18 माइनस 21 इज माइनस 3, 0, और ये हो गया 3, और 27 माइनस 21 इज 6, और 30 माइनस 21 इज 9। ठीक है, फाइन। उसके बाद आप आइए dy पे, तो 6 माइनस 12 इज माइनस 6, माइनस 4 माइनस 2 0, और 2 और 4 और 6। ठीक है, अच्छा, हमेशा मैंने आपको डिस्पर्शन में, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी बताया है कि अगर आप एक्चुअल मीन से डेविएशंस निकालते हैं तो जो डेविएशंस का टोटल होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, और इसके 0 होने की वजह से ही हमारे सारे कैलकुलेशंस आधे हो जाते हैं। अभी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, आप देखेंगे वो कैलकुलेशंस भी अपने आप में आधे ही हो जाएंगे। ठीक है, एनीवे, पहले मैं इसमें निकालूं dx डॉट dy, dx बार डॉट dy बार, या अगर आप चाहें तो इसको xy भी बोल सकते हैं, स्मॉल x इंटू स्मॉल y। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा इसमें अपना 54, 6 इंटू 4 24 पॉजिटिव, उसके बाद 6 पॉजिटिव 0 6, और उसके बाद 24
और इधर आया 54। एनीवे देखिए तो वैल्यूज बड़ी सिस्टमेटिकली अरेंज की हुई हैं, सब एक जैसी वैल्यू आ रही है, ऐसी आती नहीं है नॉर्मली 168। ठीक फाइन। फिर एक कॉलम बनेगा मेरा dx बार का स्क्वायर, मींस या मैं कहूं स्मॉल x का स्क्वायर, और dy बार का स्क्वायर या मैं कहूं स्मॉल y का स्क्वायर। ठीक है, ओके। ये रहे साहब मेरे स्मॉल x या dx। ठीक है, 9 9 जा 81, 36, 3 3 जा 9, 0 9, 36 और 81, 36, 16, 4 0 4 16 और व्हाट 36। चलो जी, ये हुआ अपना 81 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 81, 252। और इधर देखें तो 36 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 36 इज व्हाट 112। ठीक फाइन। अब आप देखें, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूं तो ये मेरे लिए हो जाएगा क्या, समेशन dx बार, दिस इज समेशन dy बार, समेशन dx बार इंटू dy बार, समेशन dx बार का स्क्वायर, समेशन dy बार का स्क्वायर। ठीक है, या आप अगर बुक के अकॉर्डिंगली चलते हैं या कुछ फैकल्टीज ऐसा लिखते हैं, वो भी मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। समेशन स्मॉल x समेशन स्मॉल y, प्रोडक्ट ऑफ समेशन x स्मॉल x इंटू स्मॉल y, समेशन स्मॉल x स्क्वायर, समेशन स्मॉल y स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फाइन। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि जो फॉर्मूला मैंने वहां लिखा था उसी फॉर्मूले का रट्टा लगा लें, बस वहां पर सेम टू सेम। r का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब जरा इसको समझे आप पहले। हाँ, इस फॉर्मूले को किस तरह से फॉर्मूला छोटा होगा। r इज इक्वल्स टू n डॉट, कोवेरियंस ले रहा हूं, समेशन मैं इसके अकॉर्डिंगली लिखता हूं, आप स्मॉल x y। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इंटू माइनस समेशन x डॉट समेशन y। ठीक है, फाइन। उसके बाद देखिए होल अंडर रूट ऑफ, बिल्कुल वही फॉर्मूला लिख रहा हूं जो मैंने पहले लिखा था, कैपिटल x की जगह स्मॉल x, और यही मैं आगे अज्यूम्ड मीन वाली मेथड में और हर मेथड में लिखूंगा। ठीक, एक फॉर्मूला याद करें ताकि आपको हमेशा प्रॉब्लम नहीं हो। समेशन x स्क्वायर, ठीक है, माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, स्मॉल x ले रहा हूं मैं, हाँ कैपिटल x नहीं है, और ये हो गया मेरा फर्स्ट रूट, फिर इनटू ये हो जाएगा मेरा n डॉट समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। ठीक, फाइन। अब आप देखिए ये फॉर्मूला वही रहा, लेकिन एक्चुअली आपको ये फॉर्मूला ऐसे लगाना नहीं है, सिर्फ मैं कैसे फॉर्मूला डिराइव हो रहा है उसके लिए मैं इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस आपको बता रहा हूं। देखिए हुआ क्या कि यहां पर x y, ये x y ये रहा, इसकी वैल्यू 168 है, वेरी गुड। समेशन x की वैल्यू 0 है, समेशन y की वैल्यू 0 है, 0 इंटू 0 इज 0, और एनी वैल्यू माइनस मींस 168 माइनस 0 विल बी 168। और मैंने अभी आपको कहा था कि जब भी आप एक्चुअल मींस से डेविएशंस लेते हैं तो उन डेविएशंस का टोटल हमेशा 0 आता है, मींस इसका रेलेवेंस खत्म। चलिए बढ़िया, ठीक है, जब 0 ही आना है तो उसको क्यों अननेसेसरी लिखो और क्यों फॉर्मूला याद करो, इसका रेलेवेंस मेरा खत्म। आइए इस पर n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, ये रहा समेशन एक्स स्क्वायर 252, और समेशन x का होल स्क्वायर, समेशन x तो 0 है, 0 का होल स्क्वायर 0, लीजिए इसका रेलेवेंस खत्म। ठीक है, इन द सेम वे इसकी वैल्यू 0 है तो इसका रेलेवेंस खत्म। ठीक है, तो अब आप तो चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हो, और ये n इंटू n और उसका फिर रूट निकालेंगे तो फिर हमारा, और n ऊपर से कट हो जाएगा तो ये सिर्फ ऐसा रह जाता है, समेशन एक्स वाई अपॉन होल अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला कट पिट कर हमारे पास अल्टीमेटली बचता है। ठीक, उठा करके हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, समेशन एक्स वाई इज व्हाट 168 होल अंडर रूट ऑफ, कहां गया भाई, ये रहा 252 इंटू 112। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, आंसर आपका घूम फिर कर आ ही जाएगा। ये कितना हुआ 168, 252 इंटू 112, 17024 का रूट 130 पॉइंट, ये आ रहा है 168 252 इंटू 112, 2824 का रूट होता है 168, इसका रूट आ रहा है 168। फाइनली रूट निकाल के बता रहा हूं, 168 अपॉन 168 इज आंसर इज 1, हमारा आंसर आया 1, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो ये इसको डायरेक्ट मेथड क्यों बोला, क्या फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला सेम टू सेम लिखा। एक्चुअली क्या होता है कि फॉर्मूला एक याद कर लें या एक ही का कंसेप्ट आप पकड़ लें और उसी फॉर्मूले को अलग अलग मेथड्स में अप्लाई करते जाए,
यहां पर वैल्यू 0 थी तो सब हटा करके फॉर्मूला हमारा ये रह गया, एन वेन सब कट गया एक दूसरे से, तो ये फॉर्मूला मेरे पास बचा और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी, दैट इज अवर कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये हमारा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का बेसिक कांसेप्ट था, प्लस उसकी डायरेक्ट मेथड हमने सॉल्व की। डायरेक्ट मेथड कौन सी है मैंने आपको बता दी आपकी बुक्स में, और मेजरली जितनी मेजॉरिटी बुक्स उसमें डायरेक्ट मेथड ये वाली मिलेगी, बाय टेकिंग एक्चुअल मीन डेविएशंस, बाय टेकिंग एक्चुअल मीन। ठीक है, मैंने आपको कांसेप्ट भी पूरा उसके अंदर बता दिया। आई होप आपको ये कांसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है या कोई भी अगर आपको कोई सजेशन देना है या कोई भी क्वेरी उठती है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जब चाहें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा पढ़कर आपको पॉजिटिवली रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से अपील है कि अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा, कंसेप्चुअल लगा, तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी।